हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। और आज जो अपना बोर्ड पर जो लिखा हुआ दिखता होगा आपको, वो है बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल क्लास। यहाँ पे सर बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल क्लास लिखने का वजह क्या है? मेन रीज़न ये है कि केमिस्ट्री आपको हम ऐसे नहीं समझा सकते, ऐसे नहीं बता सकते जब तक कि आपको केमिस्ट्री के बारे में छोटा छोटा जो तत्व है उनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री सीखने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे गणित बनाने के लिए सबसे पहले आपको A1 to 100 सीखना पड़ा, अर्थात एक 1 से 100 तक कहा जाए। फिर दुकान का पहाड़ा पढ़ना पड़ा, माने दुकान से कम मिनिमम 20 कान तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। बाकी अभी के दौर में तो 30 इंजाई अर्थात 30 कान तक का पहाड़ा आना चाहिए। जितना फास्ट युग जा रहा है और जिस लेवल में अभी कंपटीशन बढ़ रही है, और कैलकुलेटिंग पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरीके से गणित सीखने के लिए जैसे आप छोटे छोटे बिंदु पर आप काम करते हैं बचपन से, केमिस्ट्री में सेम अप्लाई ऐसे ही होगा आपको। कहिए क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी आपको रहना चाहिए। हर एलिमेंट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। उन तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, संकेत क्या होता है, आवेश क्या होता है, किस ब्लॉक में है, इसकी वैलेंसी क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब बेसिक निचोड़ जानकारी होना चाहिए, आवेश खासकर। और इन सबों की जानकारी के लिए हम क्लास 10th के केमिस्ट्री ना पढ़ा करके, मेरा उद्देश्य था पहले मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना के बताऊं, केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी आपको दूं। और ये जो अपना बेसिक केमिस्ट्री की जानकारी अगर आपको मिलेगा तो यह सिर्फ क्लास 10th के लिए ही बेनिफिट नहीं देगा, यह आपको 9th क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंड ये कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, उनमें भी बहुत सारा प्रश्न आपको आने की संभावना रहेगी, खासकर आना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि 4 से 5 आपका वीडियो बनेगा केमिस्ट्री पर। और ख़ासकर पहले हम आपको बेसिक बात बताएंगे, उसके बाद हम क्लास 10th के केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे। नहीं तो ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री शुरुआत कर देते ना। जैसे कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपका चैप्टर में आए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया। सेम ऐसे केमिस्ट्री में हम डायरेक्ट आपका पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, आप रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में जो भाग लेने वाले एलिमेंट्स सब उसका नाम ही नहीं जानिएगा, उनका गुण ही नहीं जानिएगा, कैसे संतुलन कर पाइएगा। इन वजह से हम पहले आपको कम से कम 5-5 एलिमेंट लेकर के आपको सारा चीज़ बताएंगे। सिर्फ मैं इसकी परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत और परमाणु द्रव्यमान बता के भागने वाला नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि हर एलिमेंट की जो छोटी छोटी बेसिक बात है, उन बातों की जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए, और वो जानकारी आपको बेहतर बना देगा। अर्थात ये तो याद हो ही जाएगा और एक रिलेशन बन जाएगा उन एलिमेंट से, तो आपको सुविधा होगा कंपटीशन की तैयारी में, और 9th 10th में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम करते हैं अपना शुरुआत। कहाँ से? हाइड्रोजन से। सर ये है क्या? सबसे पहले इसमें समझिए, केमिस्ट्री कहने का सेंस, केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के आपको एलिमेंट के बारे में मूल रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। एलिमेंट बोले तो तत्व। कितने तत्व है सर? जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री का पहले एलिमेंट का खोज करना स्टार्ट किया। जब हम आपको चैप्टर में ले जाएंगे तो बेसिक बात और वहाँ जानकारी देंगे। बहरहाल सुन लीजिए, मेंडेलीव से लेकर के, मोजले से लेकर के, डोवेराइनर से लेकर के, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तत्व के खोज में निकले और तत्व की खोज कर करके तत्व को सजाने का काम किया। सर कहाँ सजाने का काम किया? पीरियडिक टेबल में सजाने का काम किया, पीटी में। तो जो पहले विद्वान सजाए वो हो गया आपका ओल्ड वाले, और अभी जो आधुनिक विद्वान जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को सजाए हैं वो हो गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। बहरहाल हम टेबल से पहले ये इस टेबल का अध्ययन करते हैं। सर ये भी पीरियडिक के टेबल है क्या? आप समझ लीजिए, बेसिक के लिए ये टेबल आपका बेनिफिट अभी देगा। बाद में हम आपको बताएंगे पीरियडिक टेबल क्या होता है, बट पहले इस टेबल का आप अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप पीरियडिक टेबल में पढ़िए, पीरियडिक टेबल का अध्ययन कीजिए। कैसे? क्योंकि क्लास 10th में भी आपको 5वां चैप्टर में जाकर के पीरियडिक टेबल रख दिया है। क्यों? सबसे पहले तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो खांचा है, इस खांचा में आपको परमाणु संख्या लिख दिया हूँ, और ये है तत्व का नाम, और ये है इनका संकेत, और ये है इनका परमाणु द्रव्यमान। याद रखिएगा, ज़्यादातर हम परमाणु द्रव्यमान वही डालते हैं जो आपको याद हो। कुछ ऐसे कम्प्लेक्स परमाणु द्रव्यमान आपको नहीं डालेंगे, जैसे कि बोरन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या मान लीजिए 5 है तो परमाणु द्रव्यमान 10 होना चाहिए, लेकिन 10.8 है तो इसको लगभग 11 मान के चलेंगे। आप 10 भी कहिएगा तो आपका सवाल लगभग
मतलब जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहाँ तक पहुँच जाइएगा, तो सीधे दुगुना समझ लीजिएगा। तो परमाणु संख्या अगर याद है तो परमाणु द्रव्यमान याद करने में आपको दिक्कत, कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम की नहीं करना पड़ेगा सामना, ठीक है। तो पहले तो कम से कम परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, संकेत याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद है तो द्रव्यमान ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। शुरुआत करते पहले हाइड्रोजन से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, तो 1 है। फिर हाइड्रोजन का संकेत क्या है, तो H है। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी कितना है, तो 1 है। इन हाइड्रोजन के बारे में हमें मूल रूप से और कुछ बेसिक बात जानकारी रखना है। हाइड्रोजन पीरियडिक टेबल में सही से नहीं बैठ पा रहा था। सर ये पीरियडिक टेबल क्या है? सभी एलिमेंट के गुण और उनकी क्वालिटी, यानी उनके गुणवत्ता अर्थात उनके टेस्ट, रंग, इन सभी के आधार पर भौतिक और केमिकल दोनों गुण के आधार पर उनको क्या किया गया है, एक टेबल में सजाया गया है जिसको हम पीरियडिक टेबल कहते हैं। बहरहाल पीरियडिक टेबल से भी माथा हटाइए। उस पीरियडिक टेबल में ये हाइड्रोजन सही से फिट नहीं हो रहा था। इस वजह से सभी विद्वानों ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक अलग जगह दे दिया और इनका एक नाम दे दिया, आवारा। क्या नाम दे दिया, आवारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस तत्व का नाम बताइए जो आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोजन को। ये ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशन क्षेत्र में पूछा जाता है कि आवारा तत्व के नाम से कौन जाना जाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बेसिक और जानकारी रखिए कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा आपको कहाँ पाया जाता है, सूर्य, यानी जब वो सन में जाइएगा सूर्य में, वहाँ हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। और यही हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम के फॉर्म में। कैसे हाइड्रोजन से हीलियम के फॉर्म में बदलेगा, तो वहाँ ना पदार्थ की कुल मिलाकर के कितनी अवस्था होती है, जब आपसे प्रश्न ही कर लिया जाए तो पदार्थ की कुल मिलाकर के 5 अवस्था है, जिसमें एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैं अभी पदार्थ की वैरायटी ना बता करके सीधा हम पदार्थ की चौथी अवस्था में जाते हैं, जिसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। सर ये प्लाज्मा अवस्था होता क्या है? प्लाज्मा अवस्था सीधा समझिए ना, एक सबसे पहले तो उसका रूप समझिए। प्लाज्मा अवस्था एक गूंद जैसे होते हैं। गूंद क्या होता है? फोटो साटने वाला गूंद होता है ना, सिमलई टाइप का होता है प्लाज्मा, और बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, काफ़ी टेम्परेचर उसमें खा जाए प्लाज्मा अवस्था में। तो क्या होता है, हाइड्रोजन स्वाभाविक है, सूरज तो गर्म होते ही हैं, देखिए तो कितने दूर है, फिर भी अभी हम लोग तपते हैं सूर्य में ना। तो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने का जो हीलियम में जो कन्वर्ट होता है वो पदार्थ की किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं तो कौन अवस्था के कारण, तो प्लाज्मा अवस्था के कारण। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो सबसे हल्का तत्व भी आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हल्का तत्व के रूप में भी आपको हाइड्रोजन को जानना पड़ेगा। देखिए कुछ सब बात हम आपको बोर्ड पे लिख के नहीं बताएंगे, बहुत सारा टोन अगर बोलते जा रहे हैं तो आप फटाफट स्टार करके लिखते जाइएगा। जैसे कि मैंने आवारा तत्व का नाम दिया, बोर्ड पे क्या लिखो, आप तो समझदार हैं। आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को बताया, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट होता है तो किस प्रोसेस से होता है, तो प्लाज्मा अवस्था से चेंज होकर के हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये मूल रूप से आपको हाइड्रोजन के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दिया। अब हम हाइड्रोजन के बाद पढ़ते हैं हीलियम को। हीलियम से भी आपको ढेर सारा प्रश्न आता है। सबसे पहले तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 2, संकेत क्या होता है He, और परमाणु द्रव्यमान क्या है आपका 4। हीलियम को सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, यहीं पर कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे हल्का गैस क्या है, तो सबसे हल्का गैस के रूप में आपको हीलियम को याद रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे हल्का तत्व के रूप में किसको याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस के रूप में किसको याद करना पड़ेगा, हीलियम को। परीक्षा में यही तो हौले हौले से आपको फंसा लेता है। जब हल्का तत्व पूछा तो हाइड्रोजन आंसर है ना, और जब हल्का गैस पूछा तो क्या आंसर आपका, हीलियम उत्तर है, ठीक है। और हाइड्रोजन से ही हीलियम कन्वर्ट होता है, और पदार्थ की किस अवस्था से प्रोसेस होकर के कन्वर्ट होता है, मैंने बता दिया, प्लाज्मा अवस्था से। आइए, हीलियम एक ऐसा हल्का गैस है, इसका इस्तेमाल हम लोग 2-3 जगहों पर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हीलियम का इस्तेमाल, जैसे हवाई जहाज़ चलते उड़ते हैं ना, तो हवाई जहाज़ के जो टायर होते हैं उस टायर में भी हीलियम गैस भरा जाता है। आप कहिएगा गुरुजी हवाई जहाज़ के टायर में हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? हवाई जहाज़ के टायर में हीलियम गैस भरने का मुख्य वजह यह है कि यह सबसे हल्का गैस है, ताकि उड़ने में सुविधा होती है, और यह ऑक्सीजन से संपर्क नहीं उतना संपर्क नहीं बना कर रखता है, ताकि वो हवाई जहाज़ में क्या हो, आग उग लगने की संभावना ज़्यादा नहीं होती है हीलियम की वजह से। बाकी कहेगा सर हमारे मोटरसाइकिल के टायर में कौन सा गैस होगा, तो आपके मोटरसाइकिल के टायर में इस वायुमंडल का गैस होगा। किसका गैस होगा, इस वायुमंडल का गैस होगा। और वायुमंडल में कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन, आपको नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
बहुत सारा गैस होता है, लेकिन मूल रूप से 3 गैस। यही गैस था आपके साइकिल के टायर में, लेकिन आपके साइकिल के टायर का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ के टायर में कौन सा गैस भरा रहता है, तो आपको हीलियम गैस भरा रहता है। तो हीलियम गैस के लिए दृष्टि से ये भी याद रखिएगा। जब कोई मरीज यानी पेशेंट जो होते हैं, अगर वो पेशेंट अगर मान लीजिए कहीं आपको भर्ती है, उसको ये बाहर की हवा लेने में दिक्कत हो रहा है। बाहर की हवा लेने में काहे दिक्कत हो रहा है? क्योंकि अपने वायुमंडल का जो हवा है ना, इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये सब गैस भारी गैस है। और अभी अपना फेफड़ा और आपका फेफड़ा मजबूत है, इसलिए मार रहे हैं, सराक सराक सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बड़ी सुविधा से ले रहे हैं। लेकिन जब परिस्थिति गड़बड़ होती है पेशेंट का, तो वो ये हवा लेने में कंफर्टेबल नहीं होता रहता है। या छोटे बच्चे जो होते हैं, गोद में जो बच्चे होते हैं, वो भी इस हवा को सही से नहीं ले पाता है। तो छोटे बच्चों को भी क्या किया जाता है, नाक में ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। या मरीज को भी वेंटिलेटर पे जब चढ़ाया जाता है, अर्थात तो भर्ती किया जाता है, तो उसके नाक में भी ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन लगाने का मतलब ऑक्सीजन लगा दिया सर नहीं, ये जो बाहर की जो गैस है ना, इस गैस में हीलियम गैस फेंट दिया जाता है। हालांकि हीलियम गैस का डिमांड कोविड के टाइम पे काफ़ी हो गया था, घट गिर रहा था सिलेंडर, देख रहे थे ना लोगों की फेफड़ा यानी सर्दी जुकाम जो भी बैक्टीरिया की वजह से आपको या वायरस की जो भी वायरस की वजह से जो कोविड-19 आया था, उस टाइम पे इन सिलेंडर का अभाव हो गया था, यही नाक में लगाने वाला ऑक्सीजन। तो कहने का सेंस आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि हीलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मरीज के ऑक्सीजन को हल्का कर उसके नाक में ऑक्सीजन देने के सेंस में किया जाता है। तो 2 केस में मैंने हीलियम का पढ़ लिया। हीलियम का एक और केस पढ़िए। पर्वतारोही जब पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं ना, पर्वतारोही किसको कहते हैं? जैसे कि जो भी पर्वत होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर बहुत सारे पर्वतारोही हैं जो अपना नाम रोशन किया, पर्वत पर चढ़ के उसको अवार्ड मिलता है। और हर विद्यालय की तरफ से, हर राज्य की तरफ से, हर देश की तरफ से लोग जाते हैं और पर्वत पर चढ़ के अपना नाम बनाते हैं, अपना देश का झंडा रखते हैं। इस सेंस में जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते तो अपने नाक में भी ऑक्सीजन लगा के चलता है, और उनके ऑक्सीजन में भी इस भारी गैस को हल्का करने के लिए कौन सा गैस फेंट दिया जाता है, तो हीलियम गैस फेंट दिया जाता है। साथ ही साथ गोताखोर का नाम सुने होंगे, जिसको हम पनखोरवा कहते हैं। गोताखोर समुद्र के अंदर डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाने के दौरान हीरा मोती जितने भी समुद्र में कीमती चीज़ है उनको ढूंढता है, खासकर ज़्यादातर मछली पकड़ने के सेंस में। तो उन चीज़ों को करता है, तो भाई तुरंत डुबकी लगाएगा, तुरंत ही तो ऊपर नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक उसको अंदर में रहना पड़ता है। तो वो भी अपने नाक में कौन सी लगा के जाता है, तो ऑक्सीजन ये हीलियम गैस ही फेंट करके ले जाता है इस अपने सिलेंडर में। तो 2-3 बातों से हम लोग रूबरू हो गए हीलियम, और हीलियम क्या है, सबसे हल्का गैस है। उम्मीद है कि आप हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में अच्छे से समझे होंगे। बाकी हाइड्रोजन हीलियम से रिलेटेड कुछ और बात भी आगे आएगा तो आपको हम बता देंगे। बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर, और तीसरा अपना एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का संकेत क्या होता है, Li होता है। और द्रव्यमान संख्या कितना याद रखेंगे हम लोग, 6.9 याद रखेंगे। सर 6.9 नहीं याद रखिएगा तो 7 रखिएगा। हाँ 7 रहता भी है, क्यों? छोटे बड़े परीक्षा में जैसे ग्रुप डी वगैरह समथिंग में पूछ दिया जाता है, तो आपको इक्वल वैल्यू 6.9 लगभग आपको मिलेगा। ज़्यादा शॉर्टकट में आपको 7 दे दिया जाता है, या कोई आपका यौगिक दे देगा, उसका कहेगा परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो आप इतना लेकर के जाइएगा, गुना कीजिएगा तो दिमाग जटिल हो जाएगा। शॉर्टकट 7 लेकर के बना दीजिए, हो सके थोड़ा मतलब आगा और कम रहता है, माने थोड़ा ज़्यादा कम रहता है तो टिक आउट कर सकते हैं। तो इसको लिथियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। लिथियम के बारे में क्या अध्ययन करना है सर? लिथियम के सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सबसे हल्का धातु है। अब देखिए तो यहाँ पे बच्चा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। कोई कह रहे हैं सर सबसे हल्का तत्व है, फिर दे रहे हल्का गैस है, फिर दे रहे हल्का धातु है। हौले हौले में फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा? अब तो कन्फ्यूजन हो गया ना। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो क्या जवाब देना है हम लोगों को? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस पूछेगा तो क्या जवाब देना है? गैस में क्या आ जाएगा, बोलिए? हीलियम। और सबसे हल्का धातु में क्या आ जाएगा? लिथियम। आते हैं हम लोग लिथियम की ओर बढ़ते हैं। 10th क्लास की परीक्षा में, और ध्यान रखिएगा 10th क्लास का परीक्षा कहने का सेंस खासकर रेलवे ग्रुप डी की बात बता रहा हूँ। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा जो होती है एग्जिट 10th क्लास के साइंस से क्वेश्चन उठाता है। और इनका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम लगभग 2 बार क्वालिफाई किए हुए हैं सब चीज़ में, मतलब दौड़, मतलब मेरिट तेरिट सब पोस्ट सब हो गया, और लगभग हम नौकरी भी करके आए हैं और आपके बीच उपस्थित है। तो सारा चीज़ मैं अभी नहीं उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ, पढ़ने पर बल देंगे। इससे क्या होगा, बड़ाई कहेगा कि मास्टर साहब बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
गारंटी बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है। तो 10th क्लास के लिए भी VVI है और आपको रेलवे की परीक्षा के लिए भी VVI है। तो लिथियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है। हम आगे आपको सोडियम भी पढ़ाएंगे, उनको भी चाकू से काटा जाता है, वहाँ भी इनका चर्चा करेंगे। तो लिथियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जाता है। सोडियम को भी चाकू से काटा जाता है। बहरहाल लिथियम के उपयोग थोड़ा सा समझ लीजिए। लिथियम का उपयोग कहाँ करते हैं सर? लिथियम का उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। कहाँ करते हैं? बैटरी में। लिथियम का उपयोग हम लोग करते हैं बैटरी में। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सरल सेल, एक होता है आपका सूखा सेल। यहाँ से बेसिक समझते चलिए। सरल सेल होता है एक सूखा सेल। सरल सेल जैसे कि बैटरा समझते हैं ना, ट्रैक्टर सब में लगा रहता है, इस टाइप का प्लेट बनल रहता है, इस सब में इस टाइप का प्लेट बनल रहता है और यहाँ वोल्टेज टाइप का अपना लगा रहता है। तो ये बैटरा होता है ना। और एक होता है आपका सूखा सेल। सूखा सेल कैसा होता है? जैसे आप घड़ी में देखे होंगे या पुराने ज़माने के रेडियो में लगता था, ठीक है ना, इस टाइप का बैटरी आप देखे होंगे, ठीक है। इसको हम सूखा सेल बोलेंगे, इसको सरल सेल बोलेंगे। तो बैटरी के इस्तेमाल में, अर्थात बैटरी बनाने में भी किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। जब भी बैटरी आ गया तो बैटरी से 1-2 क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। बैटरी में क्या होता है? इसमें पानी भरा रहता है और इस पानी के अंदर एक अम्ल भरा रहता है और उस अम्ल का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सरल सेल में, या नाम ना दे करके सीधे कह देगा सेल में कौन सा अम्ल भरा रहता है, तो उसका नाम है H2SO4। सर ये H2SO4 क्या है? इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। सूखा सेल की बात मैं बता दूं, सूखा सेल के ऊपर में जो होती है, ये होती है पित्तल की टोपी लगी रहती है। किस चीज़ की टोपी रहती है? पित्तल। आपसे पूछा भी जाता है कि पित्तल क्या क्या चीज़ का मिश्रण है, तो तांबा, पित्तल जो होगा आपका कॉपर यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो कभी पूछ दे कि पित्तल किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, समझिए। कैसे याद करेंगे सर? पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। काफ़ी सर लोग भी पढ़ाए हैं और आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। पित्तल के ट्रिक याद रखने का मतलब हो गया कि समझिए, आप सीधे याद रखिएगा पिताजी को। पिताजी से क्या हो गया? पी से हो गया पित्तल, ता से हो गया आपका तांबा और ज से हो गया आपका जस्ता। तो पित्तल किन किन चीज़ों का मिश्रण है? आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इस बैटरी में बीचों बीच जो होती है वो कार्बन की छड़ लगी होती है। किस चीज़ की छड़ लगी होती है? कार्बन। कार्बन के बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। बहरहाल समझ जाइए कि बैटरी में जो बीचों बीच छड़ होती है, क्या चीज़ की होती है? कार्बन की होती है। साथ ही साथ नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपको जस्ता का बना होता है। जस्ता बोले तो जिंक का बना होता है। और इससे आपका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शुष्क और सरल सेल और शुष्क सेल में। नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। याद रखिएगा। तो नीचे कैथोड है, ऊपर एनोड है। आपके परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि कैथोड धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो याद रखिएगा नीचे वाला पार्ट अर्थात कैथोड जो है वो आपका नेगेटिव है अर्थात ऋणात्मक है। ऊपर वाला पार्ट जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है। तो उम्मीद है कि आप दोनों बैटरी को लगभग समझे। मैं बैटरी आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा, बट थोड़ी सी बेसिक जानकारी चल रही है तो उनको थोड़ा आपको अभी समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेरिलियम की ओर। ये बेरिलियम क्या है सर? बेरिलियम कहने का सेंस, बेरिलियम का परमाणु संख्या आपका है 4 और द्रव्यमान संख्या आपका है 9। बेरिलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? बेरिलियम का उपयोग देखिए, ये सबसे हल्की धातु है और मजबूत कहा जाए। बेरिलियम क्या है? सबसे हल्की धातु है और साथ ही साथ ये मजबूत है। और इसका उपयोग हम लोग जैसे विमान, अंतरिक्ष की जो अंतरिक्ष यान की जो एजेंसी सब होती है अर्थात उसमें जो सामान सब बनता है उसमें, और साथ ही साथ इनका उपयोग हम लोग और जगहों पर देखते हैं, जैसे कि परमाणु क्षेत्र में भी बेरिलियम का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। और बेरिलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपकी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो बेरिलियम आपको उदयपुर और जयपुर का नाम सुने होंगे, जो आपको राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान को इस दृष्टि से भी याद रखना है कि भारत के सबसे बड़ा राज्य है। किस दृष्टि से? तो क्षेत्रफल में। वहीं सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। तो वहाँ आपको बेरिलियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगा। बोरन के बारे में हमको क्या याद रखना है? बोरन का इस्तेमाल मूल रूप से कृषि क्षेत्र में किया जाता है। सर खेती में कैसे करते हैं? जब देखिएगा फल फूल अर्थात किसी भी पेड़ पौधा का जब फल फूल गिरने लगता है ना, तो बोरन का क्या होता है? पानी में फेंट करके उसको स्प्रे करा दिया जाता है
ताकि इसकी डंठी मजबूत हो सके। तो कभी परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधा से फल फूल गिरने को बचाने के लिए हम लोग किस धातु का इस्तेमाल, माने किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते, तो आपका हो जाएगा बोरन। उम्मीद है कि आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरन को अच्छे से समझोगे। बोरन का संकेत भी है, परमाणु संख्या 10.8। परीक्षा में 11 लेगा तो आप 11 भी ले सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो और कैसा लगा और ये बेसिक जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हम आपको हाइड्रोजन से लेकर के बोरन तक पहुंचाए हैं, वैसे ही 5-5 एलिमेंट करके लेके चलेंगे। कभी कभी हो सके 7-8 भी हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि हाइड्रोजन से लेकर के आपको जिंक तक के सभी एलिमेंट का बेसिक जानकारी दे दे। तो सर जिंक के बाद नहीं दीजिएगा, जिंक के बाद भी आपको देंगे, लेकिन पूरे एलिमेंट की जानकारी नहीं देंगे। जो आपको बेसिक मजबूत, मतलब मार्केट कहने का सेंस, परीक्षा में आपको जो पूछा जाता है प्रश्न, जैसे जिंक की चर्चा हो गई, सिल्वर की चर्चा हो जाएगी, गोल्ड की चर्चा हो जाएगी, मरकरी की चर्चा हो जाएगी, आयोडीन की चर्चा हो जाएगी, पीबी अर्थात लेड यानी सीसा की चर्चा हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है उनके बारे में विशेष रूप से हम खासकर जानकारी आपको देंगे। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो थोड़ा मैं फास्ट बताता हूँ, फास्ट बताने का मेन रीज़न है कि थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। देखिए इसमें भी एक जीके निकल गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम समय और काम ज़्यादा का नारा किसने दिया? संजय गांधी। और संजय गांधी जैविक उद्यान खासकर बिहार के बच्चों के लिए VVI कहा जाए, पूछा जाता है कहाँ है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान खासकर 10th क्लास में काफ़ी बार पूछा है। ये आपको पटना में पड़ता है SST पेपर की दृष्टि से। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम लेते हैं आपके इस कक्षा से अभी विदा, आएंगे अगले वीडियो, अगले एपिसोड कहा जाए उसमें। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।